हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। देखिए, बहुत दिन हो गए हिंदी साहित्य के एक बार फिर से क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का अपना चैप्टर है अज्ञेय साहब का। अज्ञेय साहब की दो कविता हैं, एक तो है यह दीप अकेला और एक है मैंने देखा एक बूंद। दोनों ही कविताओं के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आज के इस क्लास में कवर करेंगे और इसके अलावा एमसीक्यूज भी रहेंगे और फिर बड़े प्रश्न भी रहेंगे। एंड में हम इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे और बच्चों साहित्यिक परिचय किस तरीके से लिखा जाता है कंप्लीटली हम आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। साहित्यिक परिचय जो होता है वो हिंदी अनिवार्य में जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व एवं कृतित्व लिखा जाता है उससे भिन्न होता है और इसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कंप्लीटली हम इसमें देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो क्लास रहेगी अपनी, इसमें तकरीबन 30 के आसपास प्रश्न है। 30 प्रश्न टोटल हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने 20 लिखे हैं पर टोटल 30 क्वेश्चंस अपन आज की इस क्लास में करेंगे। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आप लोग रोज की तरह आज भी जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आंसर देते जाइएगा और जब मेरे द्वारा बताया जाता है आंसर, आपका आंसर कंफर्म कर लीजिए। अगर आप गलत बता देते हैं तो उसे करेक्ट करना है आपको। तो देखो, पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस साहित्यिक पत्रिका का संबंध अज्ञेय से नहीं है। अज्ञेय ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका इसमें से नहीं, इनसे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन एक है सैनिक, दूसरा है हंस, तीसरा है विशाल भारत और चौथा है प्रतीक। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। मैं आगे बढ़ता हूं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हंस जो है ये इनका इस हंस पत्रिका से इनका संबंध नहीं है। बाकी सैनिक, विशाल भारत और प्रतीक तीनों से इनका संबंध है। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी कविता में अज्ञेय को किस युग का प्रवर्तक माना जाता है। अलग अलग जो युग होते हैं ना, जैसे छायावाद है, जैसे कि द्विवेदी युग है, ऐसे अलग अलग युग हुए हैं। तो उसमें कौन सा वाद था, जैसे छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, ये किसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा कि जो अज्ञेय हैं, अज्ञेय जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, वो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तीसरा है हिंदी साहित्य में सप्तक परंपरा की शुरुआत किसने की थी। तार सप्तकों का आपने नाम सुना होगा। एक तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया है। तो ये तार सप्तकों की शुरुआत जयशंकर प्रसाद ने करी थी, महादेवी वर्मा ने करी थी, अज्ञेय ने करी थी या फिर राम नरेश त्रिपाठी ने करी थी। तो बच्चों राइट आंसर है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब ने तार सप्तकों का संकलन किया था और इसमें जो है इन्होंने एक प्रकार से इनके समय का जो काव्य परंपराएं थी उसका विशेष रूप से दर्शन होता है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न कि अज्ञेय जी को अपना अध्ययन बीच में ही क्यों छोड़ना पड़ा। ऑप्शन एक है क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण, दूसरा है पिताजी का स्थानांतरण होने के कारण, नेक्स्ट है नौकरी लगने के कारण या फिर साहित्यिक लेख लिखने के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को अपना कार्य जो है वो बीच में छोड़ देना पड़ा था। तो राइट जवाब है ऑप्शन अ। नेक्स्ट प्रश्न पांचवा है कि यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है दीप और एक है पंक्ति। तो दीप जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है। व्यक्ति को हम व्यष्टि भी कहते हैं, व्यक्ति यानी व्यष्टि, व्यष्टि यानी अकेला, है ना। तो दीप जो है ये अकेला यानी व्यष्टि का प्रतीक है और यहाँ पे जो दीप है यानी जो दीपक है, ये दीपक या जो पंक्ति, दीप तो एक व्यक्ति का प्रतीक है और जो पंक्ति है ये पंक्ति जो है वो समाज का प्रतीक है। पंक्ति समाज का प्रतीक है, ध्यान रखना। समाज मैंने समष्टि, समष्टि मैंने सबका, है ना, ये समष्टि का प्रतीक है। बिल्कुल। अगला तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी है, व्यक्ति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यह दीप अकेला कविता है कैसी कविता है। एक सामाजिक कविता है, एक प्रतीकात्मक कविता है, एक दृष्टात्मक कविता है या फिर एक धार्मिक कविता है। तो देखो ये एक प्रतीकात्मक कविता, एक प्रतीक के माध्यम से दीपक को एक प्रतीक माना है व्यक्ति का और इस प्रतीक के माध्यम से हमें एक संदेश दिया गया है, तो इसीलिए ये एक प्रतीकात्मक कविता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 7वां। बच्चों ध्यान से समझना, इस पूरी क्लास को आप ध्यान से देख लेना। अगर आपने कंप्लीट क्लास को देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो पोइम है पूरी, ये जो कविता है पूरी, इसका एक प्रकार से आपको टोटली सब कुछ जो है वो यहाँ पे सारांश मिल जाएगा, याद हो जाएगी आपको पूरी कविता, जबकि दोनों कविता यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और एंड में हम देखेंगे कि जो दीप अकेला कविता है इसका प्रतिपाद्य क्या है, साथ ही साथ ये मैंने देखा एक बूंद कविता का भी प्रतिपाद्य क्या है, इसका दार्शनिक भाव क्या है, दार्शनिक तत्व क्या है, और एंड में हम करेंगे कवि अज्ञेय का साहित्यिक परिचय। और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कंप्लीटली आज की इस क्लास में आपको टोटल पता चल जाएगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि मैंने देखा एक बूंद कविता में बूंद किसका प्रतीक है। ऑप्शन 1 है निर्गुण भक्ति का, ऑप्शन 2 है सांसारिक मोह माया का, ऑप्शन 3 है जीवन की नश्वरता का, और ऑप्शन डी है एकेश्वरवाद का। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि कवि एक दिन समुद्र के किनारे बैठा था, संध्या का समय था, और समुद्र की जो लहरें हैं, जो लहरें थी, लहरें जब किनारे से टकराई तो उसमें से एक बूंद उछल करके थोड़ी देर के लिए अस्तित्वमान रही, ऊपर उछली। सूर्यास्त का समय था तो सूर्य की तेज रोशनी जब उस पर पड़ी तो वो प्रकाशमान हो गई, और कवि ने देखा कि ये बूंद जो है वो प्रकाशमान हो जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद में वो पानी में पुनः विलीन हो जाती है। तो इससे एक दार्शनिक तत्व कवि के मन में पैदा हुआ, एक दार्शनिक भाव उसके मन में जागा कि जिस तरीके से बूंद कुछ समय के लिए एक क्षण भर के लिए अस्तित्व में रहती है, उसी तरीके से हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है, और अगर बूंद के समान हमने हमारे जीवन को प्रकाशमान कर दिया तभी इस जीवन की सार्थकता है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन रहेगा जीवन की नश्वरता। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा पंक्ति में दीप शब्द किसका प्रतीक है। तो एक बार फिर से बच्चों, दीप व्यष्टि का प्रतीक है। ऑप्शन हाँ, मनुष्य का प्रतीक भी है, व्यष्टि का प्रतीक भी है। ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन दोनों ही अपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका दोनों। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय, वैसे इनके साहित्यिक परिचय में हमें जन्म नहीं लिखना होता है बच्चों। कई बच्चों का डाउट होता है कि सर साहित्यिक परिचय में क्या लिखें। तो देखो, साहित्यिक परिचय में भाव पक्ष लिखा जाता है, कला पक्ष लिखा जाता है, उनकी रचनाएं लिखी जाती है, कृतियां लिखी जाती है, और फिर अगर कोई पुरस्कार उन्हें मिला है तो वो लिखा जाता है। उसमें व्यक्तिगत परिचय नहीं लिखा जाता। मैं भी बताऊंगा नेक्स्ट किस तरीके से लिखना है, तो ध्यान से समझिएगा। बट अलग से ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी साहित्य में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिए, इनका जन्म जो है वो 1911 में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1911 अज्ञेय का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि इसको भी पंक्ति को दे दो, रेखांकित पद का प्रतीकात्मक क्या है। रेखांकित पद, वैसे यहाँ पे पंक्ति रेखांकित है मान लीजिए, ठीक है। तो पंक्ति का अर्थ होता है समाज है, समष्टि है, दोनों है या दोनों नहीं है। तो समाज भी है और समष्टि भी है, मतलब ये दोनों है। तो ऑप्शन राइट इसका रहेगा दोनों का। ऑप्शन स इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म स्थान है, बताइए कुशीनगर, गया, पटना या वाराणसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बच्चों इसका राइट आंसर कुशीनगर, और इनका जन्म जो है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो कि पनडुब्बा का अर्थ क्या है। पनडुब्बा का मतलब होता है पानी में डूब करके, गहरे जा करके मोती लाने वाला। सच्चे मोती की खोज करना, मछलियों को पकड़ना, समुद्र में भ्रमण करना या समुद्र को साफ करना। तो सच्चे मोती की खोज करना, पानी में डुबकी लगा करके, गोता लगा करके सच्चे मोती की खोज करना, इसे पनडुब्बा कहा गया है। यहाँ पे व्यक्ति की विशेषताएं बताते हुए कवि ने यहाँ पे कहा है कि व्यक्ति अकेला बहुत कुछ कर सकता है, अगर उसको समाज के साथ जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति की सार्थकता भी सिद्ध हो जाएगी और समाज का महत्व भी बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन अ। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है कि अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन ए के आत्मकथा 4, गंगा भाग 3, सदा नीरा भाग 2 और अज्ञेय रचनावली भाग 2। तो सदा नीरा नाम से इनकी जितनी भी कविता हैं वो समस्त कविताओं का संग्रह जो है वो प्रकाशित हुआ है। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन स। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखेंगे इनकी रचनाएं भी, बट वहां पे जो है वो एंड में हमने एक पंक्ति भी लिखी है कि इनकी जितनी रचना है वो समस्त रचनाएं सदा नीरा नाम से प्रकाशित हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 14वां प्रश्न है कि निम्न में से दीप की विशेषता नहीं है। दीप की क्या विशेषता नहीं है। ये गर्व भरा मदमाता है, आग सा हठीला है, जीवन कामधेनु सा है, या फिर स्नेहहीन भरा है। तो बच्चों देखो कि ये जो है
स्नेहहीन भरा है, नहीं, स्नेह से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, पर ये नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है, डी इसकी विशेषता नहीं है। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन डी, नहीं सी नहीं है, इसका राइट आंसर बच्चों डी है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी रहेगा। जीवन कामधेनु से, ये तो है। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और 15वां प्रश्न है कि यह दीप अकेला कविता में समिधा किस्सा का क्या अर्थ होता है? दूध है, यज्ञ की सामग्री है, प्रकृति से उत्पन्न है, या फिर स्वयं पैदा हुआ है? तो समिधा का तात्पर्य होता है हवन की सामग्री। हवन जब किया जाता है तो हवन में जो सामग्री डाली जाती है, होम किया जाता है, उससे आग जो है वो प्रज्वलित होती है, तो वो यज्ञ की जो सामग्री होती है उसे समिधा कहते हैं। तो इस व्यक्ति को भी यहाँ पे समिधा माना गया है, व्यक्ति को पनडुब्बा माना गया है, और व्यक्ति को जो है वो गर्व भरा मदमाता भी माना गया है। तो यज्ञ की सामग्री को समिधा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17वां है कि अकेले दीप के लिए क्या कामना की गई है? ऑप्शन 1 है समाज में पंक्तिबद्ध करने की कामना की गई है, स्वर्ग में दीप जलाने की कामना की गई है, दीप को बुझाने की कामना की गई, या दीप के स्वयं प्रकाशमान होने की कामना की गई है। तो दीप के बारे में, अकेले दीप के बारे में यहाँ पे कामना की गई है कि उसे भी पंक्ति में मिला दो, उसे भी समाज के साथ एकीकृत कर दो, ताकि इसका महत्व बढ़ जाए। नेक्स्ट देखिए 18वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? ऑप्शन 1 है कितनी नावों में कितनी बार, बिल्कुल अज्ञेय साहब की रचना है। आंगन के पार द्वार, बिल्कुल इनकी रचना है। चिंता और परिमल, तो देखो इसमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन इसका डी, परिमल जो है वो इनकी रचना नहीं है, बाकी ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। 18वें के बाद 19वां प्रश्न है कि यह दीप अकेला कवितांश में कौन से अलंकार की प्रधानता है? वैसे इन्होंने बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया है, विशेष करके मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जो है वो कवि ने पर्सनिफिकेशन, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, तो इंग्लिश के इस पर्सनिफिकेशन को इन्होंने अपनी रचनाओं में विशेष महत्व दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा मानवीकरण अलंकार का। हालांकि बाकी अलंकारों का प्रयोग भी किया है, लेकिन प्रधानता यहाँ पे है वो मानवीकरण अलंकार की है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, पंक्ति में यह शब्द किसके लिए आया है? दीप के लिए, मनुष्य के लिए, पंक्ति के लिए या समाज के लिए? तो यह मधु है स्वयं की काल, ये मधु यहाँ पे मधु किसको कहा गया है? तो मधु यहाँ पे मनुष्य को कहा गया है, व्यक्ति को कहा गया है। ये व्यक्ति जो है ना, मनुष्य जो है ना, मनुष्य को यहाँ पे जो है वो मधु कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां है कि समुद्र से अलग हुई बूंद किसका प्रतीक है? जब समुद्र का पानी जब किनारे से टकराया, झाग उत्पन्न हुए, एक बूंद ऊपर उछली, ये किसका प्रतीक है? क्षणभंगुरता का, शाश्वतता का, अमरता का, या विहलता का? तो ये क्षणभंगुरता का प्रतीक है, क्योंकि जो ऊपर उछली बूंद है वो थोड़ी देर के लिए फिर से उस समुद्र में विलीन हो जाती है, तो ये क्षणभंगुरता का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां कि समुद्र की सत्ता किसके समान है? आत्मा के समान, परमात्मा के समान, सर्वशक्तिमान के समान, या विराट के समान? तो समुद्र भाई बहुत ही विराट होता है, विशाल समुद्र होता है, तो ये परमात्मा के समान विशाल है। मतलब हर कोई चीज उसमें विलीन हो जाती है, जिस तरीके से बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरीके से ये जितने भी जीव हैं वो समस्त जीव, उनकी आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि उन्मोचन नश्वरता के दाग से, पंक्ति में उन्मोचन शब्द का अर्थ क्या है? छिपाना है, चोरी करना है, मुक्त करना है, या फिर समाप्त करना है? तो उन्मोचन नश्वरता के दाग से, क्षणभंगुरता के दाग से इसे विमुक्त कर देना है, मुक्त कर देना है, इसीलिए यहाँ पे सही जवाब होगा मुक्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने देखा एक बूंद कविता में छंद कौन सा है? कौन से प्रकार का छंद है? देखो छंद हमने पढ़ा था, छंद वाले टॉपिक में दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक छंद होता है, दूसरा मात्रिक छंद होता है। लेकिन ये जो कविता है, एक मैंने देखा एक बूंद, ये मुक्त छंद वाली कविता, इसमें न तो वर्णों की संख्या का ध्यान रखा है, न मात्राओं की संख्या का ध्यान इसमें रखा गया है, इसीलिए ये मुक्त छंद की रचना हो गई।
अगला क्वेश्चन देखिए कि मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख। यहां पे पंक्ति में कवि को क्या दिखाई दिया? कवि को समुद्र दिखाई दिया, समुद्र के जीव दिखाई दिए, गोताखोर दिखाई दिए, या समुद्र से अलग एक बूंद दिखाई दी? तो यहाँ पे कवि को एक दार्शनिक भाव दिखाई दिया था कि समुद्र से अलग जो एक बूंद हुई थी वो बूंद थोड़ी देर के लिए अस्तित्वमान रही, फिर वापस समुद्र में मिल गई। तो यहाँ पे कवि को एक दार्शनिक भाव दिखाई दिया। अब देखिए नेक्स्ट है कुछ बड़े प्रश्न, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, और ये प्रश्न आपने अगर ढंग से पढ़ लिए तो इससे रिलेटेड जो भी इस कविता से रिलेटेड प्रश्न आएगा वो 100% आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए, आराम से इजीली समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आपको 100% समझ में आ जाएगा। प्रश्न क्या है कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसे भी पंक्ति को दे दो, पंक्तियों का के प्रतीकार्थ को लिखिए। या फिर यह आ सकता है कि यह दीप अकेला कविता का प्रतीकार्थ बताइए, या इसका प्रतिपाद्य बताइए, या इस कविता का मुख्य संदेश बताइए। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, अलग अलग टाइप के, 2 3 4। तो ये टोटल इसी प्रकार के जैसे कैसे भी प्रश्न हो उसका आंसर आपको यही लिखना है। क्या लिखना है कि इन पंक्तियों में दीप समाज से असंबद्ध व्यक्ति का प्रतीक है। जैसे कोई व्यक्ति है जो समाज से अलग है, तो उस अलग व्यक्ति के समान माना गया है दीपक को। अब दीपक क्या करता है कि भाई दीपक जो है वो प्रकाश फैलाता है, रोशनी करता है, उजाला करता है। तो उसी तरीके से व्यक्ति भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना कार्य करता है, लेकिन चूंकि वो समाज से अलग है, अब उसे क्या करना है कि जिस तरीके से दीपक को, अगर उस प्रकाशमान दीपक को हम दीपक की पंक्तियों के साथ मिला दें तो कितनी सुंदर एक पंक्ति बन जाएगी और उसका सौंदर्य बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से व्यक्ति को जब समाज के साथ मिला दिया जाए, और पंक्ति समष्टि का प्रतीक है, अतः कवि यह कहना चाहता है कि इस दीप अर्थात व्यक्ति को पंक्ति अर्थात समाज को सौंप दो, यानी समाज के साथ इसे जोड़ दो, इसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ दो, क्योंकि मनुष्य शक्तिशाली है, वह समाज से मिलकर उसे और अधिक शक्ति संपन्न बनाएगा, समाज का हित करेगा, समाज एकजुट होगा, समाज ताकतवर बनेगा। तो यहाँ पे ये इसका प्रतीकात्मक ये है कि अकेले से बढ़िया है आप समाज के साथ जुड़ जाइए, एकीकृत हो जाइए, संगठित हो जाइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि मैंने देखा एक बूंद कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। ऐसा मतलब ये हमने देखा पहली वाली कविता इनकी, ठीक है, और दूसरी वाली कविता जो है मैंने देखा एक बूंद, इसका भी प्रतिपाद्य पूछा जा सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप इसे कर पाएंगे अगर आपने ढंग से इसे पढ़ा है। क्या लिखा है कि मैंने देखा एक बूंद क्षणवाद की कविता है। क्षणवाद का मतलब जानते हो ना, क्षण भंगुरता की कविता है। इसमें क्षण भंगुरता के बारे में बताया गया है, क्षणिकता के बारे में बताया गया है। इसमें समुद्र की लहरों के झाग से क्षण भर के लिए अलग हुई बूंद का वर्णन किया गया है। किया है ना, कवि ने क्या किया है कि बूंद एक क्षण के लिए समुद्र से अलग होती है और संध्याकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणों से प्रकाशमान होकर स्वर्णिम हो जाती है। तो जैसे ही वो बूंद उस झाग से अलग होती है, ऊपर उछलती है, सूर्यास्त होते हुए सूर्य की स्वर्णिम रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वो भी प्रकाशमान हो जाती है और सभी को आकर्षित करती है। कितनी सुंदर लगती है वो स्वर्णिम बूंद। यह दृश्य देख करके कवि का दार्शनिक चिंतन गहन हो जाता है। कवि सोचता है कि विराट के सम्मुख, विराट माने वो समुद्र जो है ना, विशाल विराट समुद्र के सम्मुख जो है बूंद का समुद्र से अलग होना नश्वरता के दाग से मुक्त होना है। मतलब ये है कि बूंद जब अलग हुई तो उसे ऐसा लगा जैसे वो कभी समाप्त ही नहीं होगी, ऐसा लगा जैसे वो कभी नश्वर, मतलब कि वो नष्ट होगी नहीं। तो ऐसा नश्वरता के दाग से मुक्त होने का भाव है। इसी प्रकार मानव जीवन में एक क्षण बड़ा महत्व है, मानव जीवन में भी एक क्षण का बड़ा महत्व है कि जब व्यक्ति अपनी 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 स्वर्णिम आयु में या स्वर्णिम प्रकाशमान जब होता है, बहुत उच्चता पर होता है, तो वो भी जो है ना एक प्रकार से ये भूल जाता है कि वो इंसान नश्वर है। मानव जीवन क्षण भंगुर है, इस बात का ध्यान रखना है, किंतु उस विराट के साथ जिन क्षणों में उसका विलय होता है उन क्षणों का बड़ा महत्व है। ये क्षण उसके जीवन को सुख से भर देते हैं, उसके जीवन को आकर्षक बना देते हैं। तो ये प्रश्न है, एक बूंद देखा उसका प्रतिपाद्य हमने देखा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला है कि यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा,
पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इससे क्या तात्पर्य है? तो देखो बच्चों कि यहाँ पे जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति अकेला बहुत कुछ कर सकता है। यह दीपक हवन की जलती हुई समिधा है। मतलब व्यक्ति जो है ना, उस व्यक्ति को हवन की सामग्री माना है, उसको हवन की समिधा माना है, जो अन्य समिधाओं की अपेक्षा विशिष्ट है। भाई जो हवन की समिधा होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसका उसका मूल्य ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि हवन एक प्रकार से पूरे वातावरण को पवित्र कर देता है। तो वो खुद उसमें जलता है, वो हवन की सामग्री, और दूसरों को लाभ पहुंचाती है। अद्वितीय, इस समिधा जैसी आग कोई नहीं सुलगा सकता। मतलब हवन की जो समिधा होती है वो बाकी से विशिष्ट होती है, इसलिए ये व्यक्ति जो है वो बाकी जीवों से विशिष्ट है। अर्थात यह समाज का वह व्यक्ति है जो समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, समाज में क्रांति की आग सुलगा सकता है, इसीलिए इसे समाज में सम्मिलित करना आवश्यक है। यह वह कवि है जो नूतन काव्य यज्ञ की अग्नि सुलगाता है, उसमें हठपूर्वक समिधाएं यानी प्राण शक्ति डालेगा, है ना, इसके बिना कौन काम करेगा ये, अतः इसे पंक्ति में सम्मिलित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि मैंने देखा एक बूंद कविता की दार्शनिकता पर विचार कीजिए। भाई एक दार्शनिक भाव कवि के मन में एक भाव प्रकट होता है, उस पर विचार करना है। तो देखो लिखेंगे कि कविता की प्रारंभिक पंक्तियों में एक बूंद का सागर की लहरों से पृथक होने का वर्णन किया गया है, जिसे देख करके कवि दार्शनिक की तरह सोचने लगता है ना। एक दार्शनिक भाव उसके मन में जागृत होता है। कवि सोचता है कि समाज में व्यक्ति की स्थिति भी सागर की बूंद के समान है। विराट सत्ता निराकार है, मतलब विराट सत्ता जैसे ईश्वर, उसका कोई आकार नहीं है, किंतु विराट सत्ता जब मानव के क्षणभंगुर जीवन से आकर मिलती है तो उसे नश्वरता के कलंक से मुक्त कर देती है। वह विराट सत्ता उसे अपने आलोक से प्रकाशित कर देती है, तब मानव का जीवन सार्थक हो जाता है। कवि खंड में अखंड के दर्शन करता है। कवि अनुभव करता है कि इस प्रकार मनुष्य का नश्वर जीवन अनश्वर हो जाता है, सार्थक हो जाता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। और अंतिम प्रश्न है बच्चों साहित्यिक परिचय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत समझना आपको जरूरी है, क्योंकि निश्चित रूप से अज्ञेय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं अज्ञेय, और निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या आएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का साहित्यिक परिचय दीजिए, या अज्ञेय का साहित्यिक परिचय लिखिए। ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में आपको क्या करना होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि जो साहित्यिक परिचय होता है उसमें आपको व्यक्तिगत परिचय नहीं लिखना है, इनका व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ भी आपको नहीं लिखना होता है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें भाव पक्ष लिखेंगे, इसमें कला पक्ष लिखेंगे, इसमें आपको कृतियां लिखनी है उस कवि की, और कृतियों के बाद में अगर कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो उसका भी आपको उल्लेख करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे भाव पक्ष। अब भाव पक्ष होता है भाई, भाव पक्ष में क्या लिखा जाता है, तो भाव पक्ष में कवि के विचार लिखे जाते हैं, साथ ही साथ कवि का जो संदेश होता है वो लिखा जाता है। ध्यान रखना तीन चीजें, कवि का संदेश, मुख्य संदेश क्या होता है, कवि अपनी कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, तो उसका भाव लिखा, उसका विचार लिखा जाता है, उसका भाव लिखा जाता है, और साथ ही साथ कवि की कल्पना जो है वो इसमें व्यक्त करनी होती है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना, ये भाव पक्ष में लिखी जाती है। इसी तरीके से तीन चीजें आपको कला पक्ष में लिखनी होती है। कला पक्ष में लिखना होता है कि इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, और साथ ही साथ इसमें भाषा शैली कैसी है, ये आपको जो है वो कला पक्ष में लिखना होता है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, इन चीजों को ध्यान रखते हुए अगर आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपका साहित्यिक परिचय बहुत ही शानदार जाएगा, बाकी बच्चों से भिन्न रहेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो भाव पक्ष में लिखेंगे कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक, क्योंकि देखो एक प्रश्न आया था ना ऑब्जेक्टिव टाइप का कि अज्ञेय किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक साहित्यकार अज्ञेय प्रकृति प्रेमी, मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि माने जाते हैं। तो आपको समझ में आया ना कि इसमें क्या क्या है, इनका ये किस प्रकार के कवि हैं।
तो बहुमुखी प्रतिभा के कवि भी हम इन्हें कह सकते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुमुखी प्रतिभा के कवि क्यों? क्योंकि इन्होंने कविताएं लिखी, इन्होंने कहानियां लिखी, इन्होंने उपन्यास लिखे, इनके यात्रा वृत्तांत भी हैं, निबंध भी हैं, और इन्होंने आलोचना आदि विधाओं पर इन्होंने जो है वो लिखा है। उनके तार सप्तकों में संकलित कविताएं कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती हैं। इन्होंने तार सप्तकों का संकलन जो किया था, तो ये विभिन्न अलग अलग कालों के जो कवि थे उन समस्त कवियों की रचनाओं को जब इन्होंने शामिल किया, तो ये जो है वो कई दशकों की जो काव्य चेतना है उसको प्रकट करती हैं। अब देखो हम लिखेंगे कला पक्ष। तो कला पक्ष में क्या लिखना है कि इनकी भाषा के बारे में लिखेंगे। अज्ञेय ने काव्य की भाषा का विकास किया और उसको नवीन स्वरूप प्रदान किया। वे शब्दों को नया अर्थ देने में कुशल हैं। उनकी भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है, मतलब संस्कृत के जो जटिल शब्द हैं, मूल शब्द हैं, वो उसका प्रयोग हुआ है, और उसमें प्रचलित विदेशी शब्दों को भी स्थान प्राप्त हुआ है। अज्ञेय ने अपने काव्य में मुक्त छंद का प्रयोग किया है। एक प्रश्न इस पे भी आया था कि इनकी कविताओं में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो मुक्त छंद का प्रयोग किया है इन्होंने, और उन्होंने परंपरागत अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। अंग्रेजी साहित्य के मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय आदि अलंकार भी उनको प्रिय हैं। तो विशेष करके इनका जो मानवीकरण अलंकार है, जिसे इंग्लिश में पर्सनिफिकेशन कहते हैं, इसका विशेष प्रयोग इन्होंने किया है। अज्ञेय हिंदी में प्रयोगवादी धारा के कवि माने जाते हैं। अब इस कला पक्ष से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखो, एक प्रश्न ये आया था कि अज्ञेय कौन सी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं। अज्ञेय की कविताओं में मुख्य रूप से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अज्ञेय की कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो अज्ञेय की कविता में मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा कि अज्ञेय की कविता में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तो इनसे थोड़ी सी भाषा इनकी जटिल हो जाती है, भाषा इनकी क्लिष्ट हो जाती है। ठीक है। भाषा और विषय वस्तु में नवीन प्रयोग के कारण उनके काव्य में क्लिष्टता पाई जाती है, थोड़ी सी जटिलता पाई जाती है। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, वो आपको बतानी है। तो अगर हम इनकी कृतियों की बात करें, तो कृतियों में जैसे पहले उपन्यास देख लेते हैं। तो उपन्यास 3 इनके उपन्यास हैं। एक है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। ठीक है। उसके बाद फिर आएगा इनका यात्रा वृत्तांत। तो इनके 2 यात्रा वृत्तांत है, एक तो है अरे यायावर याद रहेगा, और एक बूंद सहसा उछली। ठीक है। उसके बाद फिर इनका निबंध है। तो निबंध है एक तो त्रिशंकु और एक है आत्मनेपद। फिर इसके बाद इनके कहानी संग्रह है, जिसमें है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल, यह तेरे प्रतिरूप। उसके बाद में देखो इनकी और जो है वो काव्य कृतियां हैं। तो काव्य कृतियां क्या क्या है? चिंता। अब देखो एक प्रश्न आया था ना, उसमें इनकी भिन्न काव्य 3-4 में से 3 काव्य कृतियां दी हुई थी, उसमें एक चिंता थी। तो ठीक है, चिंता ध्यान रखना। फिर है भग्न दूत, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए है ना, इंद्रधनुष रौंदे हुए ऐसे है, इंद्रधनुष रौंदे हुए, कितनी नावों में कितनी बार आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। और रचना की दृष्टि से अगर देखें तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। और सदा नीरा, एक प्रश्न यहां से भी बना था, सदा नीरा नाम से उनकी समस्त जो कविता है उसका संकलन प्रकाशित हुआ है। तो ये है, इस तरीके से हमने इनका परिचय देखा, अज्ञेय का परिचय हमने देखा। तो ये हमारा हुआ है जो चैप्टर है अज्ञेय साहब का, इस तरीके से हमने कंप्लीट किया है। और एक एक चैप्टर जो है वो हम लगातार पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कंप्लीट एग्जाम से पहले कर देंगे कंप्लीट। ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये कविता जरूर बताइएगा, ये टॉपिक कैसा लगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में अपनी और लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।